हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल झमेला। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं माननीय श्री हेमंत जोशी जी। ही इज अ वेरी रेप्यूटेड पर्सन इन आवर fraternity, having 26 years of experience in advocacy. Also, he has served as General Secretary in Bar Association Udaipur. Thank you so much, sir, for joining us today. तो सर, जैसे कि हम बात करते हैं कि 21st सेंचुरी नॉन एज डिजिटल सेंचुरी, एआई का जमाना है, हर फील्ड लीगलाइज हो रहा है, लेकिन जब हम लीगल फील्ड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी अप्रोक्स 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग में हैं। तो सर, लीगल फील्ड डिजिटाइज क्यों नहीं हो पा रहा है, या डिजिटाइज तो हो रहा है बट स्पीडी क्यों नहीं आ पा रही है? मैम, दो कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। डिजिटलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है और स्पीडी ट्रायल एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। स्पीडी ट्रायल के लिए जो फैक्टर्स हैं वो तो बेसिकली अपना जो प्रोसीजरल लॉ है वो है, और डिजिटलाइजेशन जो है वो तो खैर समय की मांग है और हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि डिजिटलाइजेशन अपने इस लीगल फील्ड में नहीं आया। लीगल फील्ड में डिजिटलाइजेशन चालू हुआ है। पहले सारी आपने पुराने समय में सारी टाइपिंग जो होती थी वो मैनुअल टाइप्स के ऊपर होती थी। अब सारे लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, इवन एडवोकेट्स अपने कंप्यूटर यूज करते हैं। और पहले आप कभी किसी पुराने एडवोकेट की का ऑफिस देखेंगे तो वहां पे आपको हजारों किताबें उस पीछे बैकग्राउंड में नजर आती थी। अब वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। अब आपका कंप्यूटर के ऊपर आपके सारे जनरल्स और हर तरह का लॉ आपका सिंस इंडिपेंडेंस और इवन प्रायर टू इंडिपेंडेंस, अमेरिका के केस लॉज, यूके के केस लॉज, सारे केस लॉज कंप्यूटर के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो अब एडवोकेट के ऑफिस भी डिजिटलाइज हो गए। उनको अब जरूरत नहीं है उतनी किताबों की जो पहले जितनी रखा करते थे। अब केवल एक कंप्यूटर अब सफिशियंट है, आपके पास एक लैपटॉप आईपैड है। तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है। अब इसको धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये डिजिटलाइजेशन कोर्ट्स के अंदर भी यूज हो, तो इसका थोड़ा सा इफेक्टिव वर्किंग हो सके और थोड़ा सा स्पीड अप हो सके चीजें। तो चल रहा है प्रोसेस को, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। बिल्कुल सर। सर, जैसे कि जब हम सुनते हैं इंडियन जुडिशियरी सिस्टम, तो इसमें एक वर्ड या एक फ्रेज बोले जो बहुत सामने आता है कि जस्टिस लेट जस्टिस डिनाइड। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। ये जो फिनोमेना है ये बिल्कुल सही है कि कई बार ऐसा होता है कि जब तक किसी आदमी को न्याय मिलता है या उसको जो जो रिलीफ चाहिए कोर्ट के थ्रू, या उसके साथ अगर कुछ किसी ने गलत किया है और वो कोर्ट में जाता है, जब तक उसको उस कोर्ट से उसका फैसला होके उसको फेवर मिले, तब तक उसको उस चीज की नीड ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये फिनोमेना बिल्कुल सही है। और धीरे धीरे सारी कोर्ट्स का, इवन सुप्रीम कोर्ट से लगा के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, ऑल द हाई कोर्ट्स, और इवन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सबका अभी फोकस इसी चीज के ऊपर है कि किस तरह से हम इसको ट्रायल्स को स्पीड अप करें, और जितनी पेंडेंसी है, जो यूज पेंडेंसी है, इसको कम किया जाए। उसके लिए थोड़ा सा लॉ में भी चेंजेस जरूरी हैं, थोड़ा वर्किंग में भी चेंजेस जरूरी हैं। तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जितना जल्दी आपको न्याय मिले उतना अच्छा है। तो जैसे कि जब हम इंडियन कोर्ट की बात करते हैं तो स्लो प्रोसीडिंग एक काफी बड़ा मुद्दा है, या बोलने की काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो कंपनी जो है इस कोर्ट प्रोसीडिंग को अवॉइड करने के लिए मेनली अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ऐड करती है, आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो सर, एक्चुअली में आर्बिट्रेशन है क्या? हाँ, ये अभी आर्बिट्रेशन वैसे तो 1940 से इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन यहाँ पे भी उतना इसके ऊपर वर्क नहीं हुआ था, या लोग इतनी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो 1996 में फिर से इसको इफेक्टिव तरीके से इसको लागू किया, और उसके बाद तो अब तो काफी अमेंडमेंट्स आ गए हैं, जो 2019 तक अभी काफी अच्छे अमेंडमेंट्स आए। और कंपनीज के लिए, बिजनेस के लिए तो ये वाकई में जरूरी है कि उनको उनका काम स्पीडली हो, क्योंकि वो 10 साल 15 साल कोई कंपनी या कोई भी बिजनेस वेट नहीं कर सकता कि यार एक पर्टिकुलर किसी डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन के लिए मेरे को 15 साल या 20 साल लग जाए। तो ऐसे बिजनेस नहीं हो सकता, बिजनेस के लिए ये ठीक भी नहीं है। और अब जहां तक कि जो स्पीडी ट्रायल है, इसी के कॉन्सेप्ट में ये आर्बिट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, और सारी जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उन सबका फोकस इसी चीज के ऊपर है कि कोई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम बनाया जाए।
तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम में सबसे पहला जो आता है वो मीडिएशन का, और सेकंड आता है आर्बिट्रेशन का। तो मीडिएशन का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसको कि आपसी बातचीत से अगर खत्म किया जा सकता है, तो आपसी बातचीत करके उसको खत्म करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होता है तो आर्बिट्रेशन के थ्रू करें। आर्बिट्रेशन एक तरह से आप ये समझ लें कि पैरेलल सिस्टम हो गया, जिसको आप क्वासी जुडिशियल सिस्टम कह सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसमें आपके प्रोसीडिंग्स ऑल्दो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर जो प्रोसीजरल लॉ है उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब जैसी नीड ऑफ द आवर के हिसाब से उस पर उसमें वर्किंग किया जा सकता है। लेकिन हाँ, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है वो उनको फॉलो करते हैं, और जो पब्लिक रॉन्ग नहीं होना चाहिए एक तरह से, उस सिस्टम को फॉलो करके आर्बिट्रेशन में वर्किंग हो रही है। और ये स्पीड अप ट्रायल करने के लिए, कोर्ट के अंदर पेंडेंसीज को कम करने के लिए, और कंपनीज को, बिजनेस को इसके अंदर स्पीडली उनका रिजोल्यूशन देने के लिए आर्बिट्रेशन लॉ को इंट्रोड्यूस किया है। अभी आर्बिट्रेशन लॉ बहुत तेजी से अवेयरनेस में आया है, तो सारी कंपनीज अपने अपने एग्रीमेंट्स के अंदर इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रही है, ताकि जिससे कि उनके अंदर उनके बिजनेस में कभी कोई डिस्प्यूट हो तो उनको कोर्ट नहीं जाना पड़े, वो कोर्ट के बाहर ही उस डिस्प्यूट को रिजोल्व कर ले। और वो जो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होगा वो आर्बिट्रेशन के अंदर, वो जैसे कोर्ट के अंदर जब कोई केस लगता है तो हम उसको जजमेंट बोलते हैं, कि भाई उसका डिसीजन बोलते हैं, या जजमेंट बोलते हैं, या डिक्री बोलते हैं। लेकिन जो आर्बिट्रेशन में आता है वो अवार्ड कहलाता है। बिल्कुल। तो अवार्ड जो होता है दैट इज इक्विवेलेंटली इफेक्टिव एज द डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इट इज मोर इफेक्टिव देन अ डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट। ओके। ठीक है ना। तो ये सिस्टम अभी जो चल रहा है बड़ा तेजी से अब इसकी अवेयरनेस बढ़ी है। और बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में आप सोचो कि अगर मान लो यहाँ का एक बिजनेसमैन यहाँ है और वो बिजनेस करता है यहाँ से जर्मनी में, उन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो अब कहाँ वो इंडियन बिजनेसमैन के लिए जर्मनी की कोर्ट्स के अंदर जाके किसी केस को फाइट करना उसके लिए उतना मुश्किल है, और जर्मनी वाले के लिए इंडिया की कोर्ट में आके फाइट करना केस उतना ही मुश्किल है। इसलिए इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के अंदर इन्होंने इसको, यूनाइटेड नेशंस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसको अनसिट्रोल मॉडल बोलते हैं, और अनसिट्रोल मॉडल पे उन्होंने सबसे जितने भी कंट्रीज हैं सबसे ये कहा कि भाई आप इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके लिए आप आर्बिट्रेशन को इंट्रोड्यूस करें। और सारी कंट्रीज जो इसकी मेंबर है सबने इंट्रोड्यूस, अभी चल रहा है। सर बेसिकली आर्बिट्रेशन की प्रोसेस क्या है? आर्बिट्रेशन की प्रोसेस में ऐसा होता है कि आर्बिट्रेशन होता है कि किसी भी लीगली डिफाइंड रिलेशनशिप में हो सकता है। तो इसको अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप आपकी जो होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप मतलब अराइज आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है ना, वो जो रिलेशनशिप है उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज लग जाता है आर्बिट्रेशन का। यहाँ पे आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जो शुरू होता है वो दो तरीके से शुरू हो सकता है, कि यहाँ तो या तो दोनों पार्टीज हैं वो पहले से एक आदमी को, मतलब किसी भी एक इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल पर्सन को जो उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट हो उसको एज ए आर्बिट्रेटर नॉमिनेट कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही। और अगर उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट रेज होता है तो वो उसको रेफर कर देंगे। अगर मान लो वहां पे उन्होंने उसका कोई पर्सन नॉमिनेट नहीं किया है और दोनों उसके बाद किसी एक नाम पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं, अगर दोनों एग्री कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोनों किसी एक पर्टिकुलर नेम को पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं तो हाई कोर्ट से उसको अपॉइंट करवा सकते हैं, हाई कोर्ट से अपॉइंट करवाते हैं। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जस्ट लाइक सिविल केस चलता है, लेकिन सिविल केस की तरह लेंथी नहीं होता। इसमें भी क्लेम होता है, उसके बाद क्लेम के बाद क्लेम का रिप्लाई होता है, उसके बाद रिजोइंडर्स हो सकते हैं, काउंटर क्लेम्स हो सकते हैं, और उसके बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं और उन इश्यूज के ऊपर एविडेंस होती है। लेकिन अनलाइक द सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होता है, और अपना एक प्रोसेस है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस सामने वाले अपोनेंट को दिया ही जाता है। इसमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मेनली ये कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप पे होता है। तो क्या सारी जो एविडेंस होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, तो ऐसे कोई चीज नहीं होती जिसको कि अपने पर्सनल नॉलेज से आपको प्रूव करना है या पर्सनल नॉलेज से आपको प्रूव करवाना है।
उसके इसलिए यहाँ पे आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो काफी स्टेप उसका वो हो जाता है। तो इस वजह और इस तरह उसके बाद जब आर्बिट्रेटर जो अवार्ड देता है, वो अवार्ड आपका फाइनल कोर्ट की डिग्री की तरह होता है। तो आप वो इफेक्टिवली उतना ही होता है जिसको आप कोर्ट अवार्ड को आप सिविल कोर्ट से एग्जीक्यूट करवा सकते हो। जैसे आप कोर्ट से एक डिग्री लेने के बाद अगर आप उसको उस कोर्ट की डिग्री की पालना करवाना चाहोगे तो कैसे करवाओगे? आप तो उसके लिए आप सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल करते हो। तो सेम एज अगर जो अवार्ड आर्बिट्रेटर ने दिया है, आप उसकी पालना करवाने के लिए भी आप सिविल कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते ओके, तो सर आर्बिट्रेशन मेनली किन किन केसेस में अप्लाई होता है? हो। ये मैंने अभी बताया, जैसे कि मेनली आप समझने के लिए हम बोले तो कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप में, जैसे आप बिजनेस हो गया कोई, तो बिजनेस के अंदर आपके पार्टनरशिप के डिस्प्यूट्स हैं, तो पार्टनर्स के बीच में जो उनकी पार्टनरशिप डीड होती है उसमें आप आर्बिट्रेशन का क्लॉज इन्वोक कर सकते हो। उसके बाद बिजनेस के लिए सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो इन सब के लिए इनके जो बिजनेसमैन होता है वो अलग अलग एग्रीमेंट्स करता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, सप्लायर के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो जो एग्रीमेंट करता है उन सारे एग्रीमेंट के अंदर अगर वो आर्बिट्रेशन क्लॉज लगा देता है, तो फ्यूचर में कभी भी उसके सप्लायर से, ट्रांसपोर्टर से, या इनसे किसी से भी कोई, या पार्टनर्स में भी अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो वो आर्बिट्रेटर को रेफर करके उस डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हैं। तो सर ये आर्बिट्रेशन आपने बोला कि मेनली बिजनेसेस के लिए या एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हो गए इनके लिए, एंड व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी पीपल? ऑर्डिनरी पीपल में भाई इसमें आप ये समझ लो कि बिजनेस से जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो एक ऑर्डिनरी पीपल का भी हो सकता है ना। तो एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एक सप्लायर है, या एक कंज्यूमर भी है, तो वहां पे भी वो आर्बिट्रेशन का क्लॉज हो सकता है, तो वो उसके लिए भी वो इक्वली एप्लीकेबल है। ओके, तो सर बेसिकली आर्बिट्रेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है? आर्बिट्रेशन के मेरिट्स में अगर हम ये देखें तो मेरिट्स में एक तो अ, दो चार चीजें जो सबसे बढ़िया आर्बिट्रेशन के लिए है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी जो ट्रायल है वो स्पीडली हो जाती है। इसके अंदर जो टाइम टेट है दैट इज 12 मंथ्स। तो 12 महीने के अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपका डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाएगा और आपको कोर्ट से डिग्री मिल जाएगी। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप सिविल कोर्ट के अंदर जाते हो तो जैसा यूजुअली कहते हैं कि यार 10 साल लग जाएंगे, 10 साल लग ही सकते हैं, और कोई बड़ी मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा होता है कि 5 साल लगे, 10 साल लगे, लगते हैं। लेकिन इसके अंदर पहली चीज तो आपका स्पीडी रिजोल्यूशन आपको मिलता है। सेकेंडली, जो आर्बिट्रेटर होता है वो आपकी चॉइस का होता है। थर्डली, जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है वो आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। तो आप चाहें तो किसी मतलब अच्छी एम्बियंस के अंदर बैठ के आप आराम से अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हैं। आप चाहे किसी होटल में, किसी आर्बिट्रेशन सेंटर पे, किसी मीटिंग रूम में, तो वहां पे आपकी आराम से आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स हो सकती है। और तो अच्छी एम्बियंस में, और टाइम सेविंग है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जब आप कोर्ट जाता है कोई भी बिजनेसमैन, तो वहां पे एन नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग होते हैं, और वहां पे नंबर आता है तो लंबा समय लगता है। उसको हियरिंग के अंदर उसका नंबर आज आया नहीं आया, तो ये काफी सारी चीजें होती है। लेकिन आर्बिट्रेशन की जो हियरिंग है, जो सेट है, उसके अंदर जो टाइम फिक्स है, उस टाइम फिक्स टाइम पे हियरिंग हो जाएगी और उसको वो चला जाएगा। एक चीज आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। जब आप कोई भी बिजनेसमैन होता है तो अपने सप्लायर्स को और अपने बायर्स को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है, लेकिन अगर उनके साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, और कोर्ट की जो फाइल होती है दैट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो वहां कोई भी उसको देख सकता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। जब ये फाइल आर्बिट्रेटर के पास होती है तो आपका क्या डिस्प्यूट है, क्या किससे डिस्प्यूट है, आपके सप्लायर्स कौन है, बायर्स कौन है, वो आपके पूरे बिजनेस की कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म नहीं होती। तो ये भी इस आर्बिट्रेशन का एक बेनिफिट है। मेरिट्स आर्बिट्रेशन के ज्यादा है। डिमेरिट्स में तो केवल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आर्बिट्रेटर जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर है वो कभी कभी बायस हो सकता है। तो दैट इज मतलब ये पॉसिबल चीज है जो कहीं भी हो सकती है, किसी भी केस में हो सकती है। बाकी अदरवाइज आर्बिट्रेशन के बेनिफिट्स ज्यादा है। ये तो सर सबसे बड़ा डिमेरिट हो गया, क्योंकि आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन में मेनली आता है कि थर्ड पार्टी न्यूट्रल वे में काम करनी चाहिए। तो तो अब ऐसा होता, इसीलिए इसलिए अपॉइंटमेंट को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियसनेस है। इसमें अपॉइंटमेंट को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियसनेस है, इसीलिए अभी लेटेस्ट जजमेंट है परकिंसन स्टूडेंट एंड कंपनी का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो चल रहा था, पहले एक प्रैक्टिस चल रही थी कि यार एक यूनिलेटरली अपॉइंटमेंट हो जाता था, यानी कि दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेती थी। तो ऐसा माना जाता है कि यार एक पार्टी ने जिसने अपॉइंट किया
आर्बिट्रेटर। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि या तो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होगा दोनों की सहमति से होगा या फिर कोर्ट करेगी। उस केस में उसे बायस होने वाली जो पॉसिबिलिटी है वो रूल आउट हो जाती है। आर्बिट्रेशन अवार्ड जो देती है, तो आर्बिट्रेशन अवार्ड बाइंडिंग होता है? बिल्कुल, आर्बिट्रेशन अवार्ड इक्वली बाइंडिंग है। जैसे कोर्ट सिविल कोर्ट की डिग्री होती है बिल्कुल वैसे ही बाइंडिंग है। और सिविल कोर्ट की डिग्री के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, लेकिन आर्बिट्रेशन के केस के अवार्ड के केस में आपके पास बहुत लिमिटेड चांसेस है। इसके अंदर आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रेशन के अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसके क्या है कि उसके बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स उन्होंने दिए हैं। जैसे कि या तो पार्टीज को प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस नहीं हुआ, या इनकेपेबिलिटी ऑफ जो पार्टीज हैं वो हो गया, या आर्बिट्रेशन के स्कोप से बाहर है मैटर, या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। तो नॉर्मली जो अवार्ड चैलेंज किए जाते हैं वो इसी वाले में किए जाते हैं कि यार इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। जो कॉमर्शियल कोर्ट है, हमारी सिविल कोर्ट है, उसके अंदर आप उस अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड्स बहुत लिमिटेड हैं। इस वजह से मतलब सिविल कोर्ट जो है वो उस केस की मेरिट्स पे नहीं जा सकती। वो केवल उसको यही देखना है कि जो अवार्ड आया है ये इन पैरामीटर्स के अगेंस्ट तो नहीं है। उन पैरामीटर्स के अंदर अगर वो अवार्ड आ रहा है तो वो अवार्ड लाई करेगा, स्टैंड करेगा। और इसकी कोई सेकंड अपील नहीं होती आर्बिट्रेशन के अवार्ड की। आर्बिट्रेशन में जो अपील के प्रोविजंस है वो केवल कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे सेक्शन 8 है और सेक्शन 9 है, सेक्शन 17 है जो इंटरिम रिलीफ के लिए होता है। बस ये दो सेक्शन 16 है, इनमें अपील हो सकती है। इसके अलावा इसकी अपील नहीं होती। और नॉर्मली अवार्ड जो होता है वो फाइनल होता है और अवार्ड बाइंडिंग है और सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह ही इफेक्टिव है। तो सर ये हमारे इंडिया में भी आर्बिट्रेशन लॉ उतना ही इफेक्टिव वर्क करता है? बिल्कुल, डेफिनेटली वर्क कर रहा है। हमारे यहाँ इंडिया में आर्बिट्रेशन लॉ बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब तो काफी सारे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। इसमें भी डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं आर्बिट्रेशन के, जैसे एक सामा करके है, एक प्रिसॉल्व है, एक 360 डिग्री है। तो ये इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं। इनमें हैदराबाद काफी सेंटर्स बने हुए हैं अपने, जैसे हैदराबाद के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, जयपुर में है, तो आर्बिट्रेशन के सेंटर्स बने हुए हैं। तो अभी कोर्ट्स और लॉ मिनिस्ट्री और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसी को भी कर रही है, एनकरेज कर रही है कि आर्बिट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्यूट्स जो है वो वहां रिजोल्व हो और कोर्ट्स का बर्डन भी कम हो और इफेक्टिव अल्टरनेटिव सिस्टम एक तैयार हो जाए, ताकि कोर्ट्स का बर्डन कम हो और लोगों को रिलीफ जल्दी से जल्दी। सर अभी आपने यूएसए का जिक्र किया था आर्बिट्रेशन को लेके, तो ये आर्बिट्रेशन, इंडिया का आर्बिट्रेशन लॉ अदर कंट्रीज से कैसे डिफरेंट है? इंडिया का आर्बिट्रेशन लॉ अदर कंट्रीज से डिफरेंट नहीं है। और ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि वो यूएन सिट्रॉल मॉडल जो है, यूएन का जो सिट्रॉल मॉडल है, उसी सिट्रॉल मॉडल के ऊपर ही सारी कंट्रीज ने अकॉर्डिंगली ही उसको फ्रेम आउट किया है पूरे लॉ को। तो हमारे यहाँ का जो लॉ है वो बिल्कुल उसको वो करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, इंटरनेशनल लॉ को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ही इंडिया का जो आर्बिट्रेशन लॉ है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। और सेम प्रोसीजर हमारा जो यहाँ इंडिया का आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो सेम इंटरनेशनल प्रोसीजर जैसा है। तो इसलिए डिफरेंट नहीं बल्कि वो बिल्कुल सिमिलरिटी है और बहुत इफेक्टिव है ये। तो सर आपने जो बताया ये इंडिया ने साइन कर रखा है, रेटिफाई कर रखा है आर्बिट्रेशन मॉडल जो इंडिया सेम यहाँ पे लागू करता है अपने? हाँ, इंडिया के अंदर बिल्कुल वो अपना जो आर्बिट्रेशन एक्ट बना हुआ है उसके अंदर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के दोनों के लिए प्रोविजंस पूरे दिए हुए हैं। ओके सर, तो पॉसिबल इम्प्रूवमेंट तो आप चाहेंगे कि आर्बिट्रेशन लॉ में आगे आए? आर्बिट्रेशन लॉ में अभी मेरे को तो लग रहा है कि काफी कुछ सब मतलब ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है कि जो माइंडसेट है, क्योंकि अभी एज आर्बिट्रेटर वर्क करने वाले जो लोग हैं, जैसे जो चाहे रिटायर्ड जजेस हैं या एडवोकेट्स हैं, वो एज आर्बिट्रेटर वर्क कर रहे हैं और दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करने वाले भी एडवोकेट्स ही हैं। तो वो बेसिकली अभी वो ट्रेडिशनल माइंडसेट में है। तो ट्रेडिशनल माइंडसेट के अंदर जिस तरह से हम सिविल कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चलती है, उसी तरह से आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को भी चलाने की कोशिश करते हैं। तो वो थोड़ा सा
हाँ लेंदी हो जाता है। और क्योंकि आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल होता है, जो चाहे वो सिंगल आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर हो या पैनल हो, वो लोग भी कोशिश यही करते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो सिविल कोर्ट्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रोसीजर का, उसी को फॉलो करें। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत लेंदी हो रहा है अभी। लेकिन फिर भी लोग अब समझने लगे इन चीजों को। तो कुछ ऐसी चीजें जो अननेसेसरी एप्लीकेशन जो लग जाती थी, जिसकी वजह से अननेसेसरी केसेस डिले होते हैं, उनको उन्होंने हटाना शुरू किया है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं और आएंगे, और ये वेलकम चेंजेस हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे कि हम लोअर कोर्ट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि वो आज भी नॉन सिस्टमेटिक या डिसऑर्गेनाइज वे में काम करती हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो अभी सारा ही कंसर्न, अभी सारे ही लोगों का, सारी हमारी जितने भी लीगल फील्ड के जितनी पूरी फैटर्निटी का कंसर्न ही यही है कि भाई कैसे इसके अंदर वर्किंग को कैसे सही किया जाए। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली बर्डन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है, और बर्डन ऑफ वर्क भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो है। तो स्लो प्रोसेस होने की वजह से पुराना काम खत्म नहीं हुआ, नया काम आ गया। तो रोज नया काम आता जा रहा है। पुराना तो जितना डिस्पोजल हो रहा है, उससे 5 गुना काम ज्यादा इंस्टीट्यूशन हो रहा है। तो वो तो बन ही रहा है। तो इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से ये हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसे पुराने प्रोसीजर्स चल रहे हैं, जैसे कॉपिंग का है कि भाई एडवोकेट्स कई बार इस नाम पे एडजमेंट ले लेते हैं, साहब हमको भी इसकी कॉपी नहीं मिली, प्रोसीडिंग्स की कॉपी नहीं मिली। तो ये एक सिस्टम लाया जा सकता है कि जो भी, चाहे उसके अंदर चाहे एविडेंस हो रही है या कोई जजमेंट हो रहा है या कोई ऑर्डर पास हो रहा है, तो उसको उसी वक्त कॉपीज के अंदर निकाला जाए और मजिस्ट्रेट सर्टिफाई करके उसी वक्त पार्टीज को दे दे। तो कम से कम एक थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्पीड अप किया जा सकता है। सेकेंडली, जो एडवोकेट्स की अपीयरेंस का टाइम जो है, बिल्कुल। कोई सुबह एक एडवोकेट 10 बजे चला गया, फिर वो दूसरी कोर्ट में बिजी हो गया, फिर वो दूसरा वाला 12 बजे गया, फिर वो वापस 3 बजे गया, वो पूरा दिन एक ही केस को लेके चलता रहता है। तो जैसा हाईकोर्ट का सिस्टम है कि डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर नंबर आया, उस नंबर के उस टाइम पे आपकी पर्टिकुलर टाइम पे हियरिंग होनी है, तो उस टाइम पे दोनों पार्टी, दोनों एडवोकेट्स पहुंचे और हियरिंग हो जाए। ये एक बहुत अच्छा चेंज हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा स्पीड अप हो सकता है काम। और कुछ एप्लीकेशंस अननेसेसरी केवल टाइम बाइंग के लिए लगाई जाती है, जो एडवोकेट्स को भी पता होता है कि यार ये आगे होने सक्सेसफुल होने वाली नहीं, लेकिन वो केवल टाइम बाइंग के लिए लगाते हैं। तो उनको हम हैवी कॉस्ट के ऊपर उनको डिसमिस करें कोर्ट्स। तो वो क्या है कि इसको डिस्करेज, तक ये प्रैक्टिस जो है डिस्करेज करने के लिए इस तरह से, तो ये भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बट सर इस प्रोसेस में हम देखें तो नुकसान सिर्फ क्लाइंट का ही होता है। हाँ, अगर जो डिले हो रहा है उसमें नुकसान तो क्लाइंट का ही है, डेफिनेटली क्लाइंट का ही नुकसान है। बिल्कुल। और एडवोकेट्स तो इसके प्रोफेशन में है, उनका तो रोज का काम है, लेकिन क्लाइंट्स को तो जितना डिले होगा उतना क्लाइंट्स का नुकसान तो ही है। तो हम यही माने कि आम जनता का नुकसान है। हाँ। तो सर हम देखते हैं कि लीगल फील्ड में जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में वो अपने करियर को लेकर इस फील्ड में काफी इनसिक्योर होते हैं। लेकिन सर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो आपकी फर्म हेमंत जोशी एंड एसोसिएट्स के साथ काफी सारे एसोसिएट्स जुड़े हुए हैं। तो सर ऐसा क्या राज है या क्या जादू किया है आपने इतने सारे लोगों को साथ में जोड़ के रखा है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बस कोशिश ये करते हैं कि हम हमारे साथ जो जुड़े हैं तो हम उन लोगों को एक्सपोजर दें पूरा। जी। नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है कि एडवोकेट्स को, जूनियर्स को सीखने में बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि जो थ्योरेटिकल जो पढ़ के आते हैं कॉलेज से, वो यहाँ पे उससे कुछ होता नहीं है। यहाँ का पूरी प्रैक्टिस पूरा अलग है। तो एडवोकेट्स आते हैं नए नए बच्चे, वो चलते रहते 4-4 5-5 साल तक वो कोर्ट और उनका प्रोसीजर भी पूरा ढंग से समझ नहीं पाते हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो आते हैं हम उनको कुछ काम बताते हैं, तो हम उनको ये बताते हैं कि क्या काम है, ये क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और इसको करने का क्या इम्पैक्ट आएगा, ताकि क्या उनकी लर्निंग है वो फास्ट हो जाए। और हम उनको एक्सपोजर देते हैं कि कुछ केसेस में छोटे छोटे एप्लीकेशन पे कि आप आर्ग्यूमेंट करके आओ। तो हम ये कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा जुड़ते रहते हैं लोग, चलता रहता है। बिल्कुल सर। तो सर यंग एडवोकेट जो आर्बिट्रेशन के फील्ड में या कॉर्पोरेटिव के फील्ड में, कॉर्पोरेट लॉ के फील्ड में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बस एडवोकेट्स के लिए हमेशा सबसे स्टैंडर्ड एडवाइस यही है कि हमेशा अपडेट रहें लॉ से। तो जितना आप अच्छी तरीके से इसको
एआई को और डिजिटलाइजेशन को एक्वायर कर लेंगे जितना जल्दी से, और उसके थ्रू आप अपडेट रहें। अब तो इवन आपको मैं बताता हूँ कि हमारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जो लॉ के सॉफ्टवेयर आते हैं, उनमें भी उन्होंने एआई इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब एक यंग एडवोकेट में और एक बहुत सीनियर एडवोकेट के अंदर अगर मैं बोलूँ तो नॉलेज वाइज बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर कोई यंग एडवोकेट है जिसको थोड़ा थोड़ा 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, अगर वो अपनी इस प्रॉब्लम को, जो केस की प्रॉब्लम है, उसको अगर ढंग से समझ गया और उसको अगर वो उसको कमांड देना सीख गया, तो उसको मेरे ख्याल से जो सीनियर एडवोकेट है उससे ज्यादा नॉलेज और ज्यादा उसको पूरे जो पुराने केस लॉज वगैरह हैं, वो उसको ज्यादा अच्छा इंसाइट एआई के थ्रू मिल सक रहा है। तो अब ये पुराने एडवोकेट्स के लिए थ्रेट भी है, नए एडवोकेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन चेंज इज स्टेशनरी। तो मैं तो ये पुराने एडवोकेट्स को भी कहूंगा कि भाई आप लोग भी इसको एक्वायर करो, डिजिटलाइजेशन को एक्वायर करो और आगे बढ़ो। क्या दिक्कत है, यही का जमाना है। सर आप एडवोकेसी की फील्ड में 26 ईयर हो चुके हैं, तो आपका कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस या कोई ऐसा थ्रिलिंग केस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अब ये तो आप पहले बताते तो मैं शायद निकाल के रखता। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। कोई भी ऐसा केस जो बहुत छोटा हो बट बहुत बड़ा बन गया हो? हाँ, मतलब क्या इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक केस में हम लोग अपियर हो रहे थे, तो मेरे को यहाँ से किसी ने कॉल किया कि साहब आपको एक केस के अंदर 498 का केस है, उसमें आपको बेल करवानी है। तो वो ठीक है फाइल ले लो, देख लेंगे। हम रास्ते में, हम राजसमंद में था वो केस। तो वहां गए हम, तो दोनों ही क्लाइंट आए हुए थे। महिला जिसने जो 498 के जो चार्जेस लगाए थे जिस पुरुष के ऊपर, वो भी आया हुआ था और वो महिला भी थी। तो आश्चर्य तब हुआ जब देख के, जब हमने देखा कि वो महिला की उम्र थी 64 ईयर्स और आदमी जो था वो 68 ईयर्स का, और दोनों अपने एक एक पोते के साथ आए थे। तो ऐसे कभी कभी कोर्ट में ऐसे वो हो जाते हैं। अब हम गए थे उसमें तो बेल के लिए, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो भी खूब हंसे, और हम सब भी हमने कोशिश की उनको बिठा के समझाने की कि भाई इस उम्र में आप क्यों लड़ रहे हो। और सबसे पहली बात तो ये 498 का केस, इतनी उम्र के बाद उनकी शादी को शायद मेरे ख्याल से 40 से 45 साल हो चुके थे उस वक्त। तो इस उम्र में इतना, अब ये केस पहले बना कैसे, और ऊपर इंटरेस्टिंग केसेस कई बार आते हैं। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।